नमस्कार मित्रों, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। वीडियो के इस सेक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं रुधिर समूह की वंशागति के बारे में। रुधिर समूह की वंशागति क्या होती है, रुधिर समूह की वंशागति के बारे में पूर्ण रूप से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हमारा जो टॉपिक है अपने पास में यहाँ पे इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, वो क्या है, रुधिर समूह की वंशागति। तो अगर हम लोग डिस्कस करें यहाँ पे, जैसे हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे कि रुधिर समूह की वंशागति के बारे में बात कर रहे हैं। रुधिर समूह की वंशागति को डिस्कस करना है। वंशागति से क्या तात्पर्य है? वंशागति से तात्पर्य है आपके पास में कि किसी एक लक्षण का जनक पीढ़ी से आगे किसमें, प्रोजेनी में। प्रोजेनी मतलब क्या होता है आपके पास में, जो ऑफ स्प्रिंग होता है ना, जनक पीढ़ी से किसमें जाना आपके पास में, अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होने की प्रक्रिया क्या कहते हैं अपन, वंशागति कहते हैं। मेंडल साहब वंशागति के क्या है, फादर रहे हुए, आप सभी जानते हैं इस चीज को कि ग्रेगर जॉन मेंडल क्या है आपके पास में, फादर ऑफ जेनेटिक्स के पद पे विराजमान थे। उन्होंने जेनेटिक्स के बारे में काफी सारी जानकारी दी थी, है ना। तो मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जो आदान प्रदान होता है वो वंशागति के अंतर्गत आता है। मेंडल साहब ने वंशागति के 3 नियम प्रतिपादित भी किए थे। मेंडल साहब ने जितना भी जेनेटिक्स दिया है वो सारा जीन के ऊपर आधारित दिया है। किसके ऊपर आधारित दिया है? जीन के ऊपर आधारित दिया है। और मेंडल ने ही, मतलब मेंडल की जेनेटिक्स में ही ये बात सुनने को मिलती है कि लक्षणों की इकाई जीन कहलाती है, अर्थात प्रत्येक लक्षण क्या होता है, जीन के द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा नियंत्रित होता है? प्रत्येक लक्षण जीन के द्वारा नियंत्रित होता है। ये बात हमको सुनने में आती है मेंडल की जेनेटिक्स के अंदर। यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं रुधिर समूह की वंशागति के बारे में, तो आपको जानकारी दे देता हूं। यहाँ पे सबसे पहली आपके पास में जानकारी है कि रुधिर समूह जो होता है, इसके लक्षण को जो जीन कंट्रोल करता है वो आपके पास में कौन सा है? आई जीन कंट्रोल करता है। कौन जीन कंट्रोल करता है आपके पास में? आई जीन कंट्रोल करता है। समझ रहे ना मेरी बात को? जो जीन रुधिर समूह की वंशागति को कंट्रोल करता है उसका नाम क्या है? आई जीन है। ठीक है। आई जीन के पास में बहुविकल्पी एलील होते हैं, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था मेरे, है ना, बहुविकल्पी एलील। लेकिन कभी भी कोई भी जीन होता है या लक्षण होता है, उसके 2 प्रारूप होते हैं, एक प्रभावी वाला और एक अप्रभावी वाला। तो जो आई जीन है आपके पास में, वो आपके पास में इसके 3 प्रारूप है। एक है आपके पास में आई ए, एक है आपके पास में आई बी, और एक है आपके पास में क्या, स्मॉल आई। जिसमें से आपके पास में आई ए और आई बी आपके पास में जो आ रहा है, ये आपके पास में क्या होता है, प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करता है। और स्मॉल आई किसको प्रदर्शित करता है? अप्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करता है। मेंडल सदैव यह कहता है कि जब आप लक्षणों के बीच में क्रॉस करवाते हैं या संकरण करवाते हैं तो उनके जीन नहीं, एलील के मध्य क्रॉस करवाया जाता है। एलील का मतलब युग्म विकल्पी होता है। एलील से तात्पर्य यहां पे यह है कि जीन का जोड़ा। अब उस जीन में समयुग्मजी जीन भी हो सकता है और विषमयुग्मजी जीन भी हो सकता है। बात समझ रहे हैं ना मेरी? इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। तो यहां पे आई जीन को हम लोग कहते हैं, इसके बहुविकल्पी एलील्स बनते हैं, मतलब बहुत सारे एलील्स बनते हैं। और इसकी जानकारी हमने पिछले वीडियो में भी ली थी। इस वीडियो में भी हम आपको बता देते हैं इसके अंदर कि बहुत सारे क्या बनते हैं आपके पास में, एलील्स बनते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कौन कौन से एलील बनते हैं, उसके लिए हम एक सारणी बनाते हैं। उस सारणी के माध्यम से आप रुधिर समूह की वंशागति को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाओगे और पढ़ पाओगे। ठीक है ना। तो ये हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर एक सारणी का निर्माण कर देते हैं यहाँ पे, और इसको इस तरीके से प्रदर्शित कर देंगे। या तो इसको अपन अगले पृष्ठ पे लेते हैं, ठीक है, ताकि अच्छा रहेगा अपने पास में। ये हमारे पास में हमने क्रम संख्या का बना दिया, ये जनक 1 बना दिया, ये जनक 2 बना दिया, यहाँ पे हमने जीनोटाइप बता दिया, और यहाँ पे अपन रुधिर समूह बता देंगे। ठीक है, ये आपके पास में आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास में आ रहा है। अब आपको बताता हूं मैं यहाँ पे कि क्रम संख्या, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, मान लीजिए क्रम संख्या। यहाँ पे हम लिखेंगे जनक 1। जनक 1 से क्या तात्पर्य है? यहां से यह तात्पर्य है कि या तो जनक एक पिता है या माता है। समझ रहे हैं? तो जब उनका संकरण होगा, उनके जीन्स का संकरण होगा, तो बच्चों के अंदर किस प्रकार का रुधिर समूह आ सकता है, उसके बारे में हमको यहाँ पे बातचीत करनी है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, जनक नंबर 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, जीनोटाइप। और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, रुधिर समूह। क्या आ जाएगा आपके पास में, रुधिर समूह आ जाएगा। तो क्रम संख्या 1 पे अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे आपके पास में, तो जनक क्या है आपके पास में, आई ए है। कौन है आपके पास में जनक? आई ए है।
और अगर जनक 2 में जीन जो है वो भी आई ए है, तो इन दोनों का जब संकरण होता है तो क्या जीनोटाइप बन सकता है? जीनोटाइप बन सकता है आई ए। क्या बन सकता है? आई ए बन सकता है। और रुधिर समूह क्या होगा इनका? ए होगा। क्या होगा बेटा? रुधिर समूह ए होगा। ठीक है। इसी प्रकार मैं अगर बात करूं यहां पे 2 नंबर पे, तो हमारे पास में क्या है? जनक क्या है आपके पास में? आई ए है। जनक 2 आपके पास में क्या है? स्मॉल आई है। जीनोटाइप क्या हो जाएगा? आई ए और स्मॉल आई। रुधिर समूह क्या हो जाएगा? ए। क्यों हुआ ए जबकि यहां पे तो स्मॉल आई भी प्रेजेंट है? क्यों हुआ ए? क्योंकि यहां पे मेंडल का प्रभाविकता का नियम काम करता है। मेंडल का प्रभाविकता का नियम कहता है जब विषम युग्मजी एलील में 2 जीन प्रेजेंट हो, उनमें से एक जीन प्रभावी हो और दूसरा क्या हो? अप्रभावी हो, तो प्रभावी वाला अपना लक्षण क्या करता है? प्रकट करता है। क्या करता है? प्रकट करता है। तो ऐसा रुधिर समूह क्या कहलाएगा रे? ए रुधिर समूह की संज्ञा देंगे इसको। 3 नंबर पे आप बात कर लेना। यहां पे जो मेरे पास में आ रहा है कि आई ए और एक जनक का क्या होगा आपके पास में? आई बी। तो यहां पे आपके पास में क्या आ जाएगा? रुधिर समूह आई ए और आई बी। यहां पे रुधिर समूह क्या हो जाएगा? ए बी। कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा? ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ये आपको मैं परिस्थितियां बता रहा हूं कि कौन कौन से जब अपन क्रॉस करवाएंगे तो हमको ये बहुत टेबल काम में आने वाली है। यदि जनक का रुधिर समूह आपके पास में आई बी है 1 नंबर का, और जनक 2 का भी आई बी है, तो यहां पे जीनोटाइप क्या होगा? आई बी। रुधिर समूह क्या हो जाएगा आपके पास में? बी हो जाएगा। ऑलराइट। 5 नंबर पे मैं बात करता हूं आपके पास में यदि, तो यहां पे आपके पास में क्या हो जाएगा कि अगर रुधिर समूह मेरे पास में आई बी है 1 नंबर जनक का, और यहां पे स्मॉल आई है, तो यहां पे आई बी और स्मॉल आई हो जाएगा, और ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अर्थात क्या होगा यहां पे आपके पास में जो आपको दे रखा है, यानी कि आई बी और स्मॉल आई। तो यहां पे क्या चीज हो रही है? आई बी प्रभावी है किसके ऊपर? स्मॉल आई के ऊपर प्रभावी है। इस वजह से ये चीज हो रही है। 6 नंबर पे मैं बात करता हूं आपके पास में। 6 नंबर पे आपके पास में क्या आ रहा है कि आई बी और आई ए है, तो यहां पे जीनोटाइप क्या हो जाएगा? आई ए और आई बी। रुधिर समूह क्या हो जाएगा? ए बी। आप समझ रहे सर ये क्या टेबल बना रहे हैं? मैं आपको ये बता रहा हूं ये क्या क्या पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं आपको रुधिर समूह में देखने को मिलेगी, है ना। तो इसके ऊपर ही हम लोग आगे संकलन करवाएंगे, अगर आपको सारणी नहीं याद होगा तो। समझ रहे हैं? 7 नंबर पे बात करता हूं मैं आपके पास में। 7 नंबर में अगर हम डिस्कस करें तो अगर रुधिर समूह यहाँ पे जनक 1 का स्मॉल आई और इसका स्मॉल आई है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा? स्मॉल आई, और रुधिर समूह क्या हो जाएगा आपके पास में? ओ हो जाएगा। समझ रहे? तो ये 7 परिस्थितियां आपको याद करनी है। अगर आप इन 7 परिस्थितियों को याद रखते हैं तो आप रुधिर समूह की वंशागति के सवाल को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अभी मैं इसी सारणी के आधार पे क्या बता रहा हूं आपको, रुधिर समूह की वंशागति किस प्रकार संभव होती है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं। उन क्वेश्चंस को समझने का प्रयास कीजिएगा आप। यहां पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूं मैं यहां पे आपके पास में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आपके पास में 1 क्या है? पहले क्वेश्चन सुनिए। बोल रहा हूं मैं यहां पे कि यदि माता का, मैं आपके पास में एक बार ही क्वेश्चन की लाइन लैंग्वेज लिखूंगा, बार बार घड़ी घड़ी नहीं लिखेंगे ना, ताकि आपको पता लग जाए कि सवाल किस प्रकार का आ रहा है। यदि माता का रुधिर समूह, यदि माता का रुधिर समूह ए है तथा पिता का रुधिर समूह बी हो तो बच्चों में, यानी कि शिशुओं में, बच्चों नहीं होगा यार, बच्चों होगा, बच्चों में वंशागत होने वाले संभावित रुधिर समूह कौन कौन से होंगे?
कौन कौन से होंगे, ये आपको यहां पे देखना है। अब इसका उत्तर किस प्रकार लिखना है, उत्तर के लिए मैं आपको इसी एक चीज को मैं 3 तरीके से सॉल्व करके बता सकता हूं आपको। कितने तरीके से? 3 तरीके से। कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम इसको 3 तरीके से? देखिए, जब कभी भी सवाल आता है तो उसमें हमारे पास में, जैसे हमने यहां पे लिखा माता और यहां पे क्या लिख दिया हम लोगों ने, पिता। माता का रुधिर समूह क्या है? ए। पिता का रुधिर समूह क्या है? बी। तो अब पहला काम होता है यहां पे आपको जीनोटाइप लिखना है। क्या लिखना है? जीनोटाइप। और जीनोटाइप किसके आधार पे लिखोगे? सारणी के आधार पे। यदि आप सारणी को देखते हो तो ए रुधिर समूह का जीनोटाइप एक तो ये रहा, और ए रुधिर समूह का जीनोटाइप एक ये रहा, 2 है। अब बात आती है, सर इसमें से कौन से जीनोटाइप को उठाएं हम लोग? बहुत सही बात है, आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि किसको हम लोग लें। तो देखिए, जब सवाल आता है वंशागति से रिलेटेड तो आपको सदैव जहां 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 उपस्थित हो, वहां की बात कर रहा हूं, जहां पे विषम युग्मजी एलील उपस्थित हो वहां पे विषम युग्मजी एलील को ही उठाना है। सर समयुग्मजी को क्यों नहीं उठाना है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। जब आप विषम युग्मजी एलील को लेंगे तो आपके पास में मैक्सिमम यानी अधिकतम संभावनाएं आएगी। किसकी संभावनाएं आएगी? कि बच्चों के अंदर कौन से ब्लड ग्रुप्स आ सकते हैं, मैक्सिमम आप जवाब दे पाएंगे, जिससे परिणाम और स्पष्ट होगा। समझ रहे? अभी मैं आपको केस में दर्ज करके बता रहा हूं, आप देखिएगा। यहां पे अगर मैं कहता हूं कि माता का रुधिर समूह ए है, तो अगर इनका मैं जीनोटाइप लिखता हूं, क्या लिख रहा हूं मैं यहां पे आपके पास में, इनका जीनोटाइप। जब ए रुधिर समूह वाले का जीनोटाइप लिखता हूं तो क्या आएगा? आई ए स्मॉल आई। इसका क्या लिखूंगा मैं आपके पास में? आई बी स्मॉल आई। जब आप जीनोटाइप लिख देंगे तो क्रॉस का अगला चरण क्या होगा? आप इसके युग्मक लिखिए। क्या लिखिए? युग्मक, क्योंकि युग्मकों का संलयन होगा तभी जाके आगे की कार्यविधि होगी। अगर मैं इसमें युग्मक की बात कर रहा हूं तो युग्मक लिखने का तरीका है आपके पास में, इन दोनों को तोड़ दीजिए। ठीक है, आई ए अलग और स्मॉल आई अलग। यहां पे भी इसको तोड़ दीजिए, आई बी अलग और स्मॉल आई अलग। सर इसको क्यों तोड़ा? तो मेंडल साहब ने एक युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया था, उसके आधार पे ये स्प्लिट होता है। अब वो नियम वियम क्या है वो सब हम जेनेटिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे बेटा, पूरा डिटेल में। ठीक है ना? अब देखिए यहां पे अगर मैं इसका संकरण इससे करवाता हूं तो क्या आएगा आपके पास में? आई ए आई बी आएगा। ठीक है, फिर मैं बताता हूं आपके पास में इसका संकरण इससे कराता हूं तो यहां पे क्या आएगा? आई ए स्मॉल आई आएगा। फिर मैं इसका संकरण जो आपके पास में आ रहा है तीसरा, यानी इसकी कंडीशन लेता हूं, स्मॉल आई का क्रॉस आई बी से करवाता हूं तो क्या आएगा? आई बी स्मॉल आई। फिर मैं इसका क्रॉस लास्ट वाले से करवा देता हूं तो क्या आ जाएगा? स्मॉल आई स्मॉल आई। क्या कंडीशंस है, कौन सा ब्लड ग्रुप इसमें हम रिजल्ट में शो कर सकते हैं वो देखिए। अगर आई ए आई बी है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा यहां पे बेटा? ए बी ब्लड ग्रुप होगा। कौन सा होगा? ए बी ब्लड ग्रुप। अगर आई ए स्मॉल आई है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए ब्लड ग्रुप होगा। अगर आई बी स्मॉल आई है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? बी ब्लड ग्रुप होगा। अगर स्मॉल आई है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ओ होगा। अर्थात यदि माता का रक्त समूह ए और पिता का रक्त समूह बी है तो बच्चों में संभावित 25-25% सारे ब्लड ग्रुप आ सकते हैं। समझ रहे हो? क्या आ सकते हैं? सारे टाइप के ब्लड ग्रुप आ सकते हैं। बात दिमाग में रखिएगा आप अच्छी तरीके से। ठीक है, अब दूसरी बात याद रखिए आप लोग, यहां पे जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपके पास में क्या है, यहां पे आपके पास में, अब मैंने कहा था कि यहां पे मैंने विषम युग्मजी एलील लिया है, मैं आपको समयुग्मजी एलील लेके भी समझाता हूं, लेकिन आपको परीक्षा में विषम युग्मजी लेना है। जब मैं समयुग्मजी लूंगा तो उसके जो बच्चे होंगे वो, और यहां पे जो पीडी आ रही है, यानी कि ये जो आ रही है आपके पास में ऑफ स्प्रिंग जो आपके पास पीडी आ रही है यहां पे, उनमें आप तुलना कीजिएगा। ज्यादा संभावना जिसके अंदर नजर आती है वही चीज आपको फॉलो करनी। ज्यादा संभावना मतलब मैक्सिमम रिजल्ट। ठीक है, तो यदि माता का रक्त समूह और यहां पे पिता का रक्त समूह, इसी कंडीशन को देख रहे हैं, यदि माता का रक्त समूह ए है, पिता का रक्त समूह बी है, तो इनका जीनोटाइप क्या हो जाएगा? आई ए, क्योंकि मैं अब क्या ले रहा हूं? समयुग्मजी। और इसका क्या हो जाएगा? आई बी।
यदि मैं इनका संकरण, पहले मैं युग्मक बनाऊंगा इनके, तो युग्मक तो इन्हीं से ही बना देते हैं आपके पास में फटाफट से। क्या आ जाएगा, आई ए आई ए, यहां पे युग्मक बनाऊंगा तो क्या आएगा, आई बी आएगा। समझ रहे हैं। अब मैं अगर संकरण करवाता हूं, यहां पे संकरण आई ए का संकरण आई बी से कराऊंगा तो क्या आएगा, आई ए आई बी आएगा। फिर मैं यहां पे जो है आई ए का संकरण इससे कराऊंगा तो क्या आएगा, आई ए आई बी आएगा। फिर मैं तीसरे नंबर पे इसका संकरण इससे कराऊंगा तो क्या आएगा मेरे पास में, आई ए आई बी आएगा। फिर मैं 4 नंबर पे संकरण इससे करवाऊंगा तो यहां पे मेरे पास में जो रुधिर समूह आएगा वो आपके पास में क्या आएगा, आई ए आई बी आएगा। यहां पे इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए बी, इसका भी क्या हो गया, ए बी ब्लड ग्रुप, इसका भी क्या हो गया, ए बी ब्लड ग्रुप, और इसका भी क्या हो गया, ए बी ब्लड ग्रुप। अर्थात अगर मैं दोनों तरफ समयुग्मजी एलील को लेकर के संकरण कराता हूं तो ये केस क्या कहता है कि यार 100% बच्चों के अंदर ए बी रक्त समूह ही आएगा। इसने तो ये बोल दिया, जबकि ये कहता है कि 25% सभी ब्लड ग्रुप के आने की संभावना है। तो संभावना इन दोनों केस में ज्यादा किसकी हुई, इधर हुई। समझ रहे हो। आपने रिजल्ट लिख के दे दिया रिपोर्ट में कि ए बी ही आएगा, लेकिन ओ आ गया, फिर लेबोरेटरी बंद, काम खत्म। तो यहां पे क्या चीज हो रही है, जिसमें आपके पास में सबसे ज्यादा संभावनाएं आती है उस चीज को फॉलो किया जाता है। तो इसमें ज्यादा संभावनाएं आपको नजर आ रही है। अंडरस्टैंड, समझ गए इस बात को दिमाग में रखिएगा। अब मैं अगर 3 नंबर केस की बात करता हूं, 3 नंबर मतलब आपके दिमाग में एक संशय और आ सकता है, उस संशय को भी मैं क्लियर करता हूं कि तो सर अगर हम एक विषम युग्मजी और एक समयुग्मजी ले लें तो उसमें क्या होगा। तो आप उसका क्रॉस करवा के देख लीजिए, आपको मना किया गया, मैं करवा के बता देता हूं। आप देखिएगा यहां पे, यदि यहां पे पिता का रुधिर समूह, यदि यहां पे पिता का रुधिर समूह और माता का रुधिर समूह, अच्छा उल्टा लिख दिया गया इधर, पहले माता लिख देते हैं, पहले माता जी ही आते हैं हमेशा, ठीक है। तो पहले माता का रुधिर समूह और इधर किसका लिख दिया, पिता का रुधिर समूह। माता का रुधिर समूह ए था, पिता का रुधिर समूह बी है। अब आपको जो एलील लेना है वो विषम युग्मजी लेना है। कैसा, विषम युग्मजी। तो आई ए स्मॉल आई, इधर क्या आ जाएगा, आई बी, इसको विषम युग्मजी ले लिया एक, और एक को क्या कर दिया, समयुग्मजी ले लिया है, ठीक है। अब ये एक विषम युग्मजी है, ये समयुग्मजी है, युग्मक का निर्माण कीजिए इसके अंदर। किसका निर्माण कीजिए, युग्मक का। जब आप युग्मक का निर्माण करते हैं तो इसके अंदर आपके पास में क्या बन जाएगा, आई ए स्मॉल आई, इसके अंदर क्या बन जाएगा आपके पास में, आई बी। संकरण करवाइए इसका। जब आप संकरण करवाएंगे तो किस प्रकार से संकरण का परिणाम आएगा वो देखना है। यदि हम इस आई ए का संकरण आई बी से कराते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, आई ए आई बी। यदि मैं स्मॉल आई का संकरण, सॉरी कैपिटल आई ए का संकरण आई बी से कराता हूं, परिणाम क्या आएगा, आई ए आई बी। यदि मैं यहां पे आपके पास में स्मॉल आई का संकरण जो है वो यहां थोड़ा नीचे करवा देता हूं, किससे, आई बी से, तो आएगा क्या, आई बी स्मॉल आई। और यहां पे अंतिम चरण पे मैं यहां पे स्मॉल आई का संकरण जो है आई बी से करा दूं तो क्या आ जाएगा, आई बी स्मॉल आई। अब इस संभावना को देखिए और तुलना कीजिए आगे वाले केसेस से। ये रुधिर समूह क्या होगा, ए और बी वाला, ए बी, ये क्या होगा, ए बी, ये क्या होगा, बी, और ये क्या होगा, बी। अर्थात तीसरे नंबर केस के अंदर संभावना है कि 50% जो रुधिर समूह है वो ए बी वाले का आएगा और 50% किसका आएगा, बी वाले का आएगा। अब इन तीनों केस को कंपेयर कीजिए, चौथा केस बनता ही नहीं है। तीनों केस को कंपेयर कीजिए। जब आप तीनों केस को कंपेयर करेंगे तो सबसे अधिकतम संभावना इसी केस में मिल रही है 25% की। समझ रहे हो। ये रिपोर्ट अगर आपने दे दी साइन करके तो आपके ऊपर कोई भी मलाल या कोई भी एलिगेशन नहीं लगा सकता है। लेकिन अगर इनमें से कोई रिपोर्ट दे दी और मान लीजिए कि वो बच्चा नहीं हुआ तो आप पे एलिगेशंस लग जाएगा। तो यहां पे क्या होता है आपके पास में कि हेटेरोजाइगस एलील यानी कि विषम युग्मजी एलील को प्राथमिकता दी जाती है संकरण करवाने के लिए। जब भी कभी परीक्षा के अंदर सवाल आएगा तो आपको सदैव क्या करना पड़ेगा, यहां पे कौन सा एलील लेना पड़ेगा आपके पास में, हेटेरोजाइगस का। हेटेरोजाइगस मतलब विषम युग्मजी एलील। समझ गए। इस वजह से मैं यहां पे विषम युग्मजी लिख रहा था।
अब मैं और सवाल करा रहा हूं इसके अंदर, लेकिन अब जो कंडीशन से कराऊंगा वो केवल विषम युग्मजी वाले ही होंगे और लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग अब। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को और हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पे, अच्छे से देखिएगा। माता का रुधिर समूह और पिता का रुधिर समूह, यदि माता का रुधिर समूह AB है और पिता का रुधिर समूह O है, तो संतान में आने वाले रुधिर समूहों की अधिकतम संभावनाएं बताइए। पहला काम तो आपके पास में इसका क्या लिखना है, जीनोटाइप। क्या आ जाएगा, IA/IB। इसका क्या आ जाएगा, i। दूसरा काम इसका युग्मक का निर्माण करना। युग्मक आपके पास में 2 हो जाएंगे, IA/IB, और इधर युग्मक क्या आ जाएगा आपके पास में, i। यहां पे आपको संकरण करवा करके देखना है। अगर मैं इसका संकरण जो है इससे करवा रहा हूं तो क्या आएगा, IA/i आएगा। ठीक है, अब मैं इसका संकरण यहां पे आपके पास में इससे करवा रहा हूं तो क्या आएगा, IA/i आया। यदि मैं इसका संकरण यानी IB का संकरण i के साथ में करवा रहा हूं तो IB/i आ जाएगा। और यदि मैं इसका संकरण आपके पास में IB का संकरण i के साथ करा रहा तो क्या आएगा, IB/i। तो क्या संभावना है, 50% संभावना है कि A रुधिर समूह आएगा, 50% संभावना है कि B रुधिर समूह आएगा। लेकिन आप इस केस को थोड़ा सा गौर फरमाइए, पिता का रुधिर समूह क्या था, O था। यदि जनक में किसी एक का रुधिर समूह O है और अन्य का AB है तो संतानों में कभी भी O रुधिर समूह के व्यक्ति या बच्चे नहीं होंगे। ये बात आप दिमाग में रख लीजिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है ना, याद रखिएगा इस चीज को। ऑलराइट, और क्वेश्चंस को हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अपने पास में ये क्वेश्चन अपने पास में आ रहा है कि यदि माता का रुधिर समूह, और यहाँ पे बात कर रहे हैं किसका, पिता का रुधिर समूह। यदि माता का रुधिर समूह आपके पास में B है और पिता का रुधिर समूह O है तो क्या संभावनाएं हो सकती है। तो माता का पहले जीनोटाइप लिखिए IB/i और पिता का क्या आ जाएगा, i। यदि मैं इसके अंदर इसका यहां पे जीन्स मतलब गैमिट बनाता हूं तो क्या आ जाएगा, IB/i। यहां पे गैमिट बनाऊंगा तो क्या आएगा, i। ऑलराइट, अब मैं इसका क्रॉस करवा रहा हूं यहां पे IB/i, क्या आ जाएगा आपके पास में, IB/i। फिर मैंने क्रॉस करवाना है आपके पास में, इसका क्रॉस से करवाया तो क्या आया, IB/i। फिर मैंने क्या किया कि यहां पे आपके पास में इसका क्रॉस से करवाया तो क्या आया, i आया। फिर मैंने क्या कर रहा है कि यहां पे लास्ट क्रॉस जो है अपने पास में वो i के साथ कराया तो i। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट, कितनी पॉसिबिलिटीज है, संभावनाएं क्या है कि B रुधिर समूह 50% और O रुधिर समूह भी कितना आपके पास में 50%। क्या समझे इस बात से। तो ये इस प्रकार जब सवाल आएंगे तो आपको हैंडल करने होंगे वहां पे अच्छी तरीके से। मेरी बात समझ गए ना आप। ये केसेस है, अगर आपको कैसा भी केस दे दे आपको तो इसको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस आपको एक ही चीज याद होनी चाहिए, वो है ये सारणी। अगर आप सारणी की पॉसिबिलिटीज याद रख लेते हैं तो आपको कहीं भी कोई भी नहीं अटका सकता वंशागति के इस जेनेटिक्स के अंदर, मतलब रुधिर समूह की वंशागति के अंदर। ये मेरा दावा है आपसे, समझ लीजिएगा इस चीज को। अब मैं आगे बात करता हूं, यदि मैं आगे डिस्कस करता हूं इसको, तो यहां पे मैंने आपके पास में कंप्लीट किया है वो है एबीओ रक्त तंत्र के बारे में या एबीओ समूह के बारे में बात कर ली है, एबीओ ग्रुप सिस्टम के बारे में बात कर लिया है। याद कीजिए इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि रुधिर समूह तंत्र जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एबीओ रक्त समूह, एक होता है आरएच रक्त समूह। ये दोनों में अपन ने एबीओ रक्त समूह को पढ़ लिया है और एबीओ रक्त समूह को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था, ए, बी, एबी एवं एओ ब्लड ग्रुप। और किस आधार पर विभाजित किया था, आरबीसी की सतह पर ए बी एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति तथा इसके विरुद्ध में प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए तथा बी की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर हमने उसको विभाजित किया था या बताया था। अब यहां पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है आरएच समूह तंत्र के बारे में। समझ रहे हैं, आरएच ग्रुप सिस्टम के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। देखिएगा यहां पे किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग,
RH रुधिर ग्रुप या RH समूह तंत्र, RH ग्रुप सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। RH ग्रुप सिस्टम बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है। RH ग्रुप सिस्टम को सबसे पहले डिस्क्राइब यानी प्रतिपादित या बताया था वो था लैंडस्टीनर व बीवर ने। ठीक है ना, किसने बताया था? लैंडस्टीनर व बीवर ने। तो इसके साइंटिस्ट का नाम क्या आ जाएगा आपके पास में? लैंडस्टीनियर व बीवर्स। कौन है? बीवर ने रिसेस बंदर में, कौन से बंदर में? रिसेस बंदर में इस समूह तंत्र की खोज की। क्या की? समूह तंत्र की खोज की। समझ रहे हैं? इस रिसेस बंदर की वजह से इसको RH लिखते हैं। क्या लिखते हैं? RH। रिसेस मंकी की वजह से लिखते हैं बच्चे इसको, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब यहां पे क्या होता है आपके पास में? RH समूह जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है RH पॉजिटिव, एक होता है आपके पास में क्या? RH नेगेटिव। ये दो प्रकार के। कौन कौन सा है? एक RH पॉजिटिव और दूसरा कौन सा है? RH नेगेटिव है। अब ये पॉजिटिव वाला पॉजिटिव क्यों होता है ब्लड ग्रुप, और नेगेटिव वाला नेगेटिव क्यों है ब्लड ग्रुप? इसका भी कारण है। देखिए, हम लोगों ने अभी तक एबीओ रक्त समूह में क्या बात किया? एबीओ रक्त समूह में बात किया, एबीओ सिस्टम में बात क्या किया कि आरबीसी की सरफेस पे दो प्रकार के एंटीजन मिल सकते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। यदि ये प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इसके आधार पे चार प्रकार के ब्लड ग्रुप बताए थे। लेकिन एक बात और है, यहां पे आरबीसी की सतह पे इन दोनों एंटीजन के अतिरिक्त आरएच एंटीजन भी पाया जा सकता है। कौन सा? आरएच एंटीजन। तो इसको ऐसे लिखना होगा, यदि आरएच एंटीजन जो है, कौन सा एंटीजन? आरएच एंटीजन आरबीसी की सतह जो है, सतह पर उपस्थित है, तो ऐसा रुधिर समूह क्या होगा? आरएच धनात्मक होगा। और यदि आरएच एंटीजन आरबीसी की सतह पर अनुपस्थित है, तो ऐसा रुधिर समूह क्या होगा? आरएच ऋणात्मक होगा। क्या होगा? आरएच ऋणात्मक होगा। इसी आधार पर विभाजित किया हुआ है बच्चे कि यदि आरबीसी की सतह पर आरएच एंटीजन उपस्थित है, तो ऐसा रुधिर समूह धनात्मक यानी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा, और अगर एब्सेंट है तो क्या होगा? ऐसा रुधिर समूह नेगेटिव ब्लड ग्रुप में आएगा। समझना थोड़ी सी इस बात को। इस भारत के अंदर 93% जो है वो आरएच पॉजिटिव वाले व्यक्ति है और 7% आरएच नेगेटिव वाले व्यक्ति है। इसलिए नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो होता है वो बहुत ही रेयर होता है। क्या होता है आपके पास में? रेयर होता है। इस चीज को आपको समझना है। अब आपको मैं एबीओ ब्लड ग्रुप और आरएच ब्लड ग्रुप दोनों को मर्ज करके आपको समझाता हूं कि किस तरीके से आपके पास में ये आप ब्लड ग्रुप पहचान पाओगे या नहीं पहचान पाओगे, उसको मैं बताने का प्रयास करता हूं। थोड़ा देखिएगा आप इधर की तरफ। यहां पे आपके पास में केस नंबर 1 की बात कर रहा हूं, ये आरबीसी है। कौन है आपके पास में? आरबीसी। आरबीसी की सतह पर, ये आरबीसी है, आरबीसी की सतह पर यदि एंटीजन, कौन सा? एंटीजन यानी प्रतिजन ए उपस्थित है, और साथ ही साथ में आरबीसी की सतह पर आरएच प्रतिजन भी उपस्थित है। कौन सा? आरएच प्रतिजन। और इनके विरुद्ध में प्लाज्मा में, किसमें? प्लाज्मा में कौन है? एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है। तो ये कौन सा रुधिर समूह होगा? जरा थोड़ा सा सोच करके देखिए, कौन सा रुधिर समूह हो सकता है। देखिए, एंटीजन कौन है? ए। एंटीबॉडी कौन है? बी। ये दोनों परिस्थितियां ए रुधिर समूह को प्रदर्शित करती है। तो ये ए। अब पॉजिटिव है नेगेटिव है? अगर आरबीसी की सरफेस पे आरएच प्रतिजन प्रेजेंट है तो ये कौन सा होता है? धनात्मक। तो ऐसा रुधिर समूह क्या होगा? ए पॉजिटिव वाला होगा। क्या होगा आपके पास में? ए पॉजिटिव का होगा। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं एक और केस की बात करता हूं, यहां पे ये मेरे पास में क्या है? आरबीसी है, और यहां पे आरबीसी की सतह पे यानी ये वाली सतह आ गई, यहां पे आपके पास में जो है वो एंटीजन ए, साथ ही साथ में एंटीजन बी, और साथ ही साथ में आरएच
एंटीजन उपस्थित है, क्या है, उपस्थित है, और प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं है, कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो ये रुधिर समूह कौन सा होगा? जरा अच्छे से समझ के देखिए। यदि आरबीसी की सतह पर ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों प्रेजेंट होते हैं, यदि आरबीसी की सतह पर ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसा रुधिर समूह ए बी रक्त समूह का होता है। कौन सा होता है? ए बी। लेकिन इसके साथ में आर एच एंटीजन भी प्रेजेंट है, तो ऐसा रुधिर समूह ए बी पॉजिटिव होगा। क्या होगा आपके पास में? ए बी पॉजिटिव होगा। एक और उदाहरण देखिए, ये बड़े ही इंटरेस्टिंग सी चीजें हैं। ये आपके पास में क्या आ गई है? आरबीसी। आरबीसी की सतह पर कोई भी एंटीजन नहीं है, कोई भी नहीं है, लेकिन प्लाज्मा जो है, यहां पे लिखते हैं प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए व एंटीबॉडी बी उपस्थित है। तो बताओ ये रुधिर समूह कौन सा होगा? बड़ा ही जबरदस्त केस है ये आपके पास में। देखिए, अगर आरबीसी की सतह पर कोई एंटीजन नहीं होता है और एंटीबॉडी दोनों होते हैं प्लाज्मा में, ए एंटीबॉडी और बी एंटीबॉडी दोनों होते हैं, तो रुधिर समूह जो होता है वो कौन सा होता है? ओ ब्लड ग्रुप का होता है। कौन सा होता है? ओ ब्लड ग्रुप का होता है। ठीक है, लेकिन अब बात आती है पॉजिटिव या नेगेटिव की, कि पॉजिटिव कहें इसको या नेगेटिव कहें। तो देखिए पॉजिटिविटी कैसे प्रदर्शित होती है? जब आरबीसी की सतह पर आरएच एंटीजन उपस्थित हो। लेकिन यहां कहीं आरएच एंटीजन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहां पे कहीं पे भी आरएच एंटीजन प्रदर्शित नहीं हो रहा है यहां पे। तो यहां पे क्या चीज है? ये कैसा रुधिर समूह होगा? ये ओ नेगेटिव टाइप का ब्लड ग्रुप है। कैसा है आपके पास में? ओ नेगेटिव टाइप का ब्लड ग्रुप है, क्योंकि आरबीसी की सतह पे एंटीजन नहीं है। इसी तरीके से अगर एक आखिरी केस की बात कर लें हम लोग, ये आरबीसी है, ठीक है। अब इस आरबीसी की सतह पर अपने पास में क्या है कि यहां पे बात कर लेते हैं कि ये आपके पास में है एंटीजन बी, और प्लाज्मा जो है उसमें आपके पास में है एंटीबॉडी ए। तो ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? ये दोनों कंडीशन प्रदर्शित करती है बी रक्त समूह को। और पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बताएंगे? क्या यहां पे आरएच एंटीजन उपस्थित है? नहीं है। तो ये रुधिर समूह कैसा हो गया? बी नेगेटिव वाला हो गया है। कैसा हो गया आपके पास में? बी नेगेटिव का रुधिर समूह हो गया है। ये बात आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इस तरीके से आपको क्या होगा, कंडीशंस ध्यान रखनी होगी आप लोगों को। अब यहां पे एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे अपन लोगों ने पढ़ा था पिछले ही वीडियो में कि सार्वत्रिक दाता जो होता है वो हमेशा कौन सा होता है? ओ ब्लड ग्रुप वाला होता है। लेकिन एक बार सवाल ये पूछ लिया गया था, क्वेश्चन में पूछा था कि सार्वत्रिक दाता वाला रुधिर समूह, सार्वत्रिक दाता वाला रुधिर समूह है, कौन सा होगा? ए ब्लड ग्रुप में बात करें तो ओ पॉजिटिव, बी में लिख दिया ओ नेगेटिव, सी में लिख दिया ए बी पॉजिटिव, और डी में लिख दिया ए बी नेगेटिव। मसला हो गया ये तो। सर आपने तो बताया था कि खाली ओ वाला जो होता है वो क्या होता है? सार्वत्रिक दाता होता है, सबको रुधिर दे सकता है। लेकिन यहां पे तो सर ओ वाले में ही दो कंडीशन आ गई, ओ पॉजिटिव आ गया और कौन सा आ गया आपके पास में? ओ नेगेटिव आ गया। बात समझ आ रही है कि ओ पॉजिटिव आ गया और साथ में क्या आ गया आपके पास में? ओ नेगेटिव आ गया। अब इसमें किस पे बताएं? तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं कि ओ पॉजिटिव वाले केस की, तो यहां पे आरबीसी में आरएच एंटीजन प्रेजेंट रहेगा। लेकिन नेगेटिव वाले की बात करूं तो आरएच एंटीजन यहां पे अनुपस्थित रहेगा, यानी कि एब्सेंट रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं ये एबी रक्त समूह का ब्लड है, मान लीजिए ये आरबीसी है, ठीक है, और यहां पे क्या आपके पास में दो एंटीजन प्रेजेंट है, जिसका नाम क्या है? ए एंटीजन व बी एंटीजन। और साथ में आपके पास में क्या है? यहाँ पे कुछ भी नहीं है आपके पास में, कि इस जगह पे आपके पास में कोई आरएच एंटीजन नहीं है। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं यहां से, आरएच एंटीजन नहीं है यहाँ पे। प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं है, ये ब्लड ग्रुप हुआ ए बी नेगेटिव। कौन सा हुआ? ए बी नेगेटिव।
अब इस AB नेगेटिव वाले को आप लोग क्या कर रहे हो, O पॉजिटिव वाला ब्लड दे रहे हो। कौन सा ब्लड दे रहे हो, O पॉजिटिव वाला दे रहे हो, ठीक है। एंटीजन AB वाले की तो अपन बात साइड में कर देते हैं, लेकिन जब O पॉजिटिव वाला ब्लड यहां पे जाएगा तो इसके साथ साथ में क्या होगा, RH एंटीजन भी यहां पे चला जाएगा। कहां पे, इसके अंदर चला जाएगा, मतलब यहां पे चला जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा, सरफेस पे चला गया, मतलब इसके ब्लड के अंदर RH एंटीजन भी चला गया। अब सोचिए, जब इसके आरबीसी की सतह पे RH एंटीजन आ गया तो ये एक्चुअल में क्या था, नेगेटिव, बट RH एंटीजन के आने की वजह से क्या हो सकता है, ये पॉजिटिव। तो इसने तो फिर ब्लड ग्रुप को ही चेंज कर दिया कि यार AB नेगेटिव की जगह पे उसने क्या कर दिया, AB पॉजिटिव को बता दिया। ऐसा कैसे संभव होगा? तो ऐसे केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जो RH वाला आपको नजर आ रहा है, ये RH एंटीजन, इसके अगेंस्ट में क्या होता है आपके पास में, इसके अगेंस्ट में, इसके विरुद्ध में प्लाज्मा के अंदर एंटी RH एंटीबॉडी बनती है, एंटी RH एंटीबॉडी बनती है। ये एंटी RH एंटीबॉडी जो होती है वो आपके पास में किसको खत्म करती है, इस RH एंटीजन को खत्म करती है, और प्लाज्मा के अंदर ये RH एंटीबॉडी सरवाइव कर जाएगी, इसलिए इसको अपन चढ़ा सकते हैं। लेकिन अब सोचो, इतनी रामायण करें क्यों हम लोग, अगर हम क्या करते हैं, इसके अंदर डायरेक्ट O नेगेटिव टिकाते हैं। कौन सा टिकाया, O नेगेटिव। देखना, O नेगेटिव टिकाया तो RH एंटीजन तो है ही नहीं इसमें, इसमें भी नहीं है, उसमें भी नहीं है, मजा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। सर तो अगर ये A पॉजिटिव हो तो AB पॉजिटिव कर देते हैं, AB पॉजिटिव। अगर ये AB पॉजिटिव है तो भी क्या तकलीफ है भाई, अगर ये AB पॉजिटिव है तो इसके आरबीसी की सरफेस पे RH एंटीजन प्रेजेंट है, प्रेजेंट RH एंटीजन। ये तो कोई एंटीजन ला ही नहीं रहा, RH वाला ला रहा है क्या, ये एंटीजन नहीं ला रहा, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब ये लाता तो और वो नेगेटिव होता तो फर्क पड़ता, यहां पे तो है ही नहीं। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपका मोर करेक्ट आंसर जो होगा यूनिवर्सल डोनर में वो है O नेगेटिव है। कौन है आपके पास में, O नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा। ये बात आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है, ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछा हुआ है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज को। ऑलराइट, तो यहां तक मैंने आपके पास में रुधिर समूह की वंशागति पूर्ण रूप से बता दी है, RH सिस्टम भी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन एक RH की असंगतता मतलब मिसमैचिंग का केस और होता है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, जिसको हम लोग एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस बोलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग RH समूह की एक असंगतता के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ में हम लोग रुधिर स्कंदन की क्रियाविधि को प्रारंभ करेंगे। समझ रहे ना, रुधिर स्कंदन की क्रियाविधि को स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक आप इसके केसेस को सॉल्व करते रहिएगा, अपना दिमाग दौड़ाते रहिएगा, किस तरीके से आप और केस सॉल्व कर सकते हैं, माता का ब्लड ग्रुप ये है, पिता का ये है, तो क्या आ सकता है, वंशागति की अपने आप मन से बना करके भी सवाल कीजिएगा, आपको बहुत फायदा होगा, यकीन मानिए आप लोग। ऑलराइट, तो इसको यहीं तक ही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।